बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, सीपेक के 10 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म चीन ने शुरका से खिताब किया। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत का दूसरा मरहला 2 अगस्त से शुरू करेंगे। इस समय दिन भर जो मौज़ूआत रहे पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अप्रैल 2019 में उनसे राबता किया गया और हुकूमत में आने की उस वक्त उनको ऑफ़र कराई गई। मैं इस बयान पर आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, ये तो अब माजी के किस्से बन गए और कभी खुलेंगे सामने। मैं ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इल्म में हैं, लेकिन ये कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि मार्च 2019, इस प्रोग्राम में एक ज़िक्र हो चुका है, इससे पहले मैं कर चुका हूँ इस नशिस्त में, और मैं वो पुराने क्लिप्स ढूंढ के उसको चलाना नहीं चाह रहा। लेकिन ये जब हुकूमत आई थी पीटीआई की, तो उसके मेरा ख्याल है चंद रोज़ के बाद ही यहाँ पे एक तो ज़ाहिर है कि जो लोग आए थे बहुत सारे पीटीआई में उनकी तरफ से, और फिर इत्तेहादियों की तरफ से बहुत सारे लोग जो इस वक्त नहीं हैं पीटीआई। मैं इसमें जहांगीर तरीन साहब की बात नहीं कर रहा और ना मैं इसमें अलीम खान साहब की बात कर रहा हूँ, उससे हट के जो कि बाद में कहीं 9 मई तक अप्स एंड डाउन्स आते रहे, तो वो हर तरफ अपना मामला उन्होंने फिट रखा। लेकिन जो वाक़या हुआ था इस्लामाबाद में वो ये था कि हुकूमत बनी थी, इलेक्शन हुआ था जुलाई, तो अगस्त या सितंबर में यहाँ पे चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पे इजलास हुआ था। अच्छा, वो पॉलिटिकल इजलास था, लेकिन उसमें जो मैसेज था वो था कि उस खबर को पहुंचा दिया जाए किसी तरह इमरान खान साहब तक। लेकिन उसके पीछे जो है वो पीटीआई की बहुत सारी शख्सियात भी थी, और उस इजलास में जो चौधरी शुजात साहब की रिहाइशगाह पे हुआ था उसमें एमक्यूएम के नुमाइंदे भी थे, और ये हुआ था अगस्त या सितंबर 2018 में, यानी हुकूमत बनते ही। और उसमें पीटीआई के बहुत सारे लोग थे, उसमें एमक्यूएम की नुमाइंदगी थी, उसमें जीडीए की नुमाइंदगी थी, और यानी साहब के जो पीटीआई के इत्तेहादी जी, उनके इत्तेहादी थे करीब तरीन। और उसके साथ ही जो नहीं रिहाइशगाह पे आए थे वो लोग थे जो पीटीआई की बड़ी शख्सियात थी, बड़ी शख्सियात, वज़रा। और उन्होंने, क्योंकि ख़बर निकलनी थी और इस प्रोग्राम में मैंने डिस्कस भी किया था, और ब्यूरोक्रेसी भी थी और फॉरेन ऑफिस भी था, और तो एक पल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जनरेट हुई थी, और वो जनरेट हुई थी कि हम काम नहीं कर सकते। अच्छा, काम नहीं कर सकते या कुछ मसाइल को हल किया जाए, ये तो बड़ा मसला है। और उसमें फिर 2 बातें जनरेट, मुझे नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून से, खैर इस पे बाद में बात करूंगा कि कब राब्ता हुए और हमारी क्या इतला है, ये 2019 का मार्च है या उससे पहले है या क्या है। लेकिन वो जो यहाँ पे जो मैसेज आगे कन्वे, और ये पहुँच गया था उस वक्त वज़ीर आज़म तक, उसमें 2 बातें थीं, और उन 2 बातों को मुझे नहीं पता कि किस अंदाज में आगे तक पहुँचाई गई। लेकिन मैंने जो बात यहाँ पर खुल के कही कि यार ये 2 जुमले आ रहे हैं और ये 2 अल्फाज आ रहे हैं, और ये डिस्कशन में, उसमें 2 अल्फाज थे, एक एरोगेंस और एक इनकॉम्पिटेंस। अच्छा, इसका अब इसके लिए फिर वो शुरू में आपने देखा होगा तेज़ी के साथ टीम्स चेंज हुई थी, एक काउंसिल बन गई थी बड़ी, जिसमें बहुत सारे लोग थे मईशत के हवाले से, और ये वो अल्फाज हैं जो उस मीटिंग के नतीजे में फिर मैंने जाके इनके, ज़ाहिर है कि उनसे तो नहीं बात कर सकता मैं कि ये दोनों जुमले तो नहीं उनके सामने इस्तेमाल हो सकते, लेकिन ये यहाँ पे चीज़ पकनी शुरू हो गई थी। तो उसके बाद ये हुआ था कि वो बड़ी सी एक माशी काउंसिल बना के दे दी गई थी, और फिर इसी तरह से बड़ी बड़ी बहुत सारी काउंसिल्स बन गई थी कि किसी तरह से काम चले। लेकिन इन द मीन टाइम फिर मेरा ख्याल है जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि वो अपना बता रहे हैं ना कि उनसे रब्ता हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे हट के भी बहुत सारी बातें हो गई थी। और वो साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं, वो जिस गैर सियासी शख्सियत को, मैं यहाँ पे बाजवा साहब की बात नहीं कर रहा, वो सबसे ज़्यादा करीब समझते थे अपने, ये कभी तारीख लिखी जाएगी तो अजब तारीख होगी,
जिस शख्सियत को सबसे ज़्यादा अजीब समझते थे वही शख्सियत फाल थी उस वक्त, और जिसके लिए वो आखिर तक वो लड़ते रहे, वही शख्सियत फाल थी। और दोनों एंगल्स पे काम हो रहा था। एक तो ये हो रहा था कि यानी इसी सेटअप को किसी तरह से ठीक ठाक करके चलाया जाए, लेकिन एक पैरेलल जो है वो फौरी तौर पे स्टार्ट हो गया था। ये फिर आप देखेंगे वो जब धरना हुआ, फिर उसके बाद वो गए, फिर उसमें परवेज अलाई साहब अलग गए, जहांगीर तरीन साहब उनके बैठे, उनके जी हम तो ये याद है लोग सारे बैठने शुरू हो गए थे उनके, वो फिर वो उस वक्त ये सारा होना शुरू हो गया था। तो उसके बाद फिर जाहिर है कि ये अंदाज़ा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को उनको यकीनन पता था, ये बात में आपको उनको इल्म था सारा। ये आपके ख्याल से ये जो मैं बात यहाँ कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ पे नज़र रखें, शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखें, ये मैं पब्लिक में कह रहा हूँ, तो उनसे नहीं बात हुई होगी कभी समझ, लेकिन ये कि ऑफ द रिकॉर्ड बातों को यहाँ ज़्यादा डिस्कस करना मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब है। लेकिन ये कि वो उस वक्त फिर ये हुआ था कि फिर वो उन्होंने ये ज़्यादा फिर मामला हुए थे जो नैब के केसेस और ये जो बाकी एकदम से पकड़ धकड़ और ये सारा शुरू हो गया था। तो ये जो बनी थी ना, ये जो तैयबा गुल ने जिस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वो मेरा ऑफिस था, मैं वहाँ नहीं था, ये अलग बात है कि वो छोड़ चुका था उस अदारे को, लेकिन वो ऑफिस तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, लेकिन यहाँ पर इस वक्त उनको डिस्कस करना मेरे ख्याल मुनासिब है। तो वो जो है ना, वो उस वक्त ये था कि किसी तरह से इसको ठीक कर दिया जाए, इसी को सेटअप को, या ये कि एक पैरेलल खड़ा कर दिया जाए। तो वो ठीक करना जो था ना, वो उसमें फिर ये ग्रेजुअली एक बड़ी काउंसिल, फिर काउंसिल भी टूट गई, उसमें लोगों ने कहा हम नहीं बैठ सकते। और फिर जाहिर है ईगोज़ का मसला था कि भाई वो मतलब कि वो कहते थे हम बताते हैं तो नहीं पता है, तो ये वाला फैक्टर आ गया था। तो वो गड़बड़ चलती रही, वो कभी वो स्टेबल नहीं हुआ, वो कभी भी। अब देखें ना, अब चीज़ें जो सामने आ रही हैं, तो अब इसमें क्या, ये तो फिर यानी उनको भी नहीं मौका मिला, मुल्क का भी नुकसान। मेरा उस वक्त जो ज़ाती वो था, वो यही था कि टीम में आसपास जो है अगर अच्छे लोग आ जाएं तो वो लोग जो हैं वो शायद इसको चला लें, इस सेटअप को। अब देखें ना, ये जैसे ये है मुस्लिम लीग नून है, तो अब मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तो बिल्कुल ही आपको ऐसे ही लोग नजर आएंगे, लेकिन एक डूअर्स है ना, हर पार्टी में है। पीपल्स पार्टी में आप देखें ना, रब्बानी खान, शेरी रहमान, बिलावल साहब बड़े बिलावल एक्टिव रहे। नहीं, आप उनकी सियासत को साइड पे कर दें ना, सियासत को आप साइड पे करें, आप परफॉर्मेंस एज अ यानी एज अ अपना, हाँ, जो जिम्मेदारी उसकी परफॉर्मेंस देखें ना, छोड़ दें वो पार्टी को पसंद हो ना पसंद को छोड़ दें, लेकिन परफॉर्मेंस है ना, वज़ीर ख़ारजा की परफॉर्मेंस है ना, मतलब एक आपने एटलीस्ट कम से कम एक खुला तो है ना सिलसिला। अच्छा, वहाँ शाह महमूद ठीक थे, शाह महमूद ठीक थे, लेकिन वो अपनी जगह फिट थे बिल्कुल, लेकिन वो उनका दिल वहाँ नहीं था, उनका दिल पंजाब में था। वो आना नहीं चाहते थे क्योंकि वो पहले वज़ीर ख़ारजा तो रह चुके थे पीपल्स पार्टी के दौर में, उनका था कि मैं पंजाब में वज़ीर, वो ने कहा नहीं तुम इधर आओ उधर बता। तो वो फिर जो है ना, वो फिर शाह महमूद साहब, जहांगीर तरीन साहब, फिर आपस के मसले, फिर वो टक्कर फिर आज़म खान कूद गए, फिर वो असल में होता ही है कि वो, मैंने आपसे कहा ना कि मतलब है कि ये जो मामला आज़म खान या प्रिंसिपल सेक्रेटरी तब हाथ में लेते हैं जब आप खुद बिल्कुल आप कहें ना कि नहीं डिसीजन मेरा होगा और आज़म खान आपने ऐसे करना है। मतलब सलमान फारूकी साहब जो हैं वो, मतलब बेनज़ीर भुट्टो साहबा यकीनन उनसे मुझावरत करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सलमान फारूकी साहब ही उनको बता रहे हैं कि जी ऐसे ही करना है आपने सारा कुछ, या फवाद नवाज़ा बता रहे हैं कि जी आपने मियां साहब ऐसे ही करना है सारा कुछ। उनकी एक पावर होती है उनकी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो हावी आ जाएंगे जी इसको ये निकाल दें, इसको ऐसे कर दें। तो पार्टी, पूरी पार्टी का जो ढांचा था वो भी आज़म खान बना रहे थे, तो ये तो बहुत ही अजीब सा मामला हो गया था। तो बहरहाल, और उसमें सादगी कह लें या जो भी कहें, ठीक है ना, या उसमें मतलब है कि वो बस एक अजीब सा होता है ना, लोग घेर लेते हैं। अब ये जो सारे लोग अलग हुए, ये जो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी है, ये बाकी पार्टी है, तो आपका क्या ख्याल है कि आज से 4 महीने पहले अगर बताया जाता उनको कि ये सारे लोग आपके साथ नहीं है, तो वो मानते इस बात को? उन्होंने मानना था, नहीं मानना था, या उनको अभी बताया जाए कि अभी भी कौन से लोग हैं, बस तो सुनेंगे। तो ये बड़ा मसला हो जाता है, ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि वो। तो डॉक्टर साहब, क्या इनको अकाउंटेबिलिटी से इस्तिस्ना मिल चुका है इन शख्सियात को जो उस वक्त उस सिस्टम का हिस्सा थे? मैं आपको बताता हूँ ना, देखें होता ये है हमेशा पार्टियों में धड़ेबंदी हो जाती है, ग्रुप्स हमेशा होते हैं। पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में, साहिबा के वक्त में भी था
कभी जरदारी साहब और नाहिद खान साहबा एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ये बिल्कुल यानी सब जानते हैं इस बात को। लेकिन यह है कि बेनज़ीर भुट्टो साहब के दरमियान में फिर एक होता है ना, ग्लू का एक रोल प्ले होता था। इसी तरह से कभी चौधरी निसार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की नहीं बनती थी आपस में, लेकिन लीडरशिप का काम ये है कि यार ये जो है ना, इसको इनको सबको मिला जुला के। अब इशू ये है कि वो चूंकि यहाँ पर ये हुआ, तो इतना हावी आ गया, तो एक ग्रुप पे पूरा साइड पे होता गया, जो रखा उन्होंने कहा हम डायरेक्ट अपना बनाते हैं सिलसिला, भाई क्या करना है क्या नहीं करना। इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो डायरेक्ट हुए थे सारे। प्राइम मिनिस्टर कम डायरेक्ट थे, उनके वज़रा ज़्यादा डायरेक्ट थे। बहरहाल तो ये तो अब आखिरी हफ्ता है 7 दिन है इस सेटअप के, इस हुकूमत के। और दीदा दिल फरशेरा चाइना के जो हैं वो नए वज़ीर आज़म आए, और नए वज़ीर आज़म आए बतौर कल भी मैंने बात की थी, बतौर नए वज़ीर आज़म भी और बतौर खुसूसी नुमाइंदा, यानी एक उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रीमियर शी जिनपिंग। और ये वो मंसूबे हैं जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म आगे पाकिस्तान ने कैसे जाना है, अगले 20 साल 30 साल 40 साल इंशाल्लाह, जब भी लंबे। और इसको तेज़ी से इसलिए हो रहे हैं कि हमने आगे दौड़ लगानी है। ये मैं बिल्कुल एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं जो खुद समझ रहा हूँ चीज़ों को, ये खुद समझता हूँ। इसलिए कि कई महाजों पे हम पीछे रह गए हैं, कई महाजों पे हम पीछे रह गए हैं, और उसमें हम यानी 24 घंटों में से हम कोई 36 घंटे काम करेंगे ना दिन के, तो फिर हम जाके कहीं उस खोए हुए वक्त को पकड़ पाएंगे जो हमने खो दिया है। और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि वजह यह है कि खित्ते में बहुत कुछ हो रहा है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, और वो इतना तेज़ हो रहा है कि आप पीछे रह गए हैं उसमें बहुत, और अंदरूनी चिक चिक बक बक इसमें भी बचे रह गए। जो ये फरोई मामला है ना, आपस में वो नाराज़ हो गया, भाई मेरे सेहत पे क्या असर पड़ता है आम आदमी की, उसको तो बिजली का इशू है, ये जो बच्ची है ये जो तशद्दुद, क्या बदकिस्मती आप देखें ज़रा। अच्छा, अब उसके बाद उसको जहर भी दे दी है, वो हॉस्पिटल वो बाद में दी है शायद उसको ताकि वो बयान ना रिकॉर्ड करा सके, उसको हॉस्पिटल में किसी ने सिरिंज में उसको पॉइजन कर दिया है ताकि वो। बहरहाल देखते हैं, अल्लाह ताला अपना रहम करे, बच्ची को खैरियत से रखे। मैं ये सिर्फ बात कह रहा हूँ कि ये जो है ये आपको तेज़ी के साथ ये इन्वेस्टमेंट्स की सिक्योरिटी के साथ इकोनॉमी, और इकोनॉमी के साथ लोगों के अंदर जो है ना कि भाई आपने क्या करना है, ये सिलेबस है सारा। कल जैसे मिनरल समिट हो रही है, ठीक है, मैंने कहा इसको छोड़ दें, आप इसको छोड़ दें कि ये अच्छा कि ये जो है ये कौन सी हुकूमत कर रही है कौन सी नहीं कर रही। ये सीबेक स्टार्ट हुआ था तो पीटीआई नहीं थी उस वक्त, या ये आइडिया तो भुट्टो साहब के वक्त का है, गवादर, ये तो शुरू तो वहाँ से हुआ था, भुट्टो साहब ने गवादर पे खड़े हो गए जो सब, लेकिन फिर वो आगे पीछे दाएं बाएं, फिर उसके बाद ये जाहिर है कि मुशर्रफ साहब के वक्त में, फिर इसमें जरदारी साहब के दौर में प्रॉपर हुआ शी जिनपिंग से, फिर उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब के, फिर इसमें एक थोड़ा सा ठहराव आ गया जब मैंने कहना शुरू किया गवादर का चक्कर लगा लें, गवादर का, क्योंकि ये आसपास की टीम जो थी वो सारी जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया था, सबको ही नाराज़ कर दिया था टीम ने, किसी ने उधर जाके किसी ने उधर जाके, सारे लोग। और मैं ये जुमला बार बार कहता था इशारों को नए हुए कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा को 2 वज़रात दिए थे इस्टेब्लिशमेंट ने, यहाँ बताएं कि कितने आपके तो हैं ही नहीं। ये मेरे ख्याल से जो उस प्रोग्राम को देखते हैं उनको जुमला याद होगा, इशारों को नए में इतनी बात हो सकती है। बहरहाल तो उसमें ये कि असद उमर साहब यकीनन उनके जहन में ये था कि शायद ये हमें IMF के पास जाना है, नहीं जाना, हालांकि उससे पहले शमशाद अख्तर साहब बना चुकी थी, सारा बजट वहाँ गड़बड़ हुई, फिर और मामला, लेकिन अब छोड़ दें, अब आगे की तरफ जाना है। और आगे की तरफ जाना ये कि इलेक्शंस ये आखिरी दिन है, तेज़ी के साथ ये, इसीलिए तेज़ी के साथ ये हो रहे हैं। ये अब देखें ना, ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में कल ये मिनरल समिट है, जिसमें कल इसीलिए तातील है कि मिनरल समिट में वो सारे अरब ममालिक से, यूरोप से, बाकी जगहों से वो लोग, ठीक है, वो मिनरल समिट हो रही है। फिर उसके बाद जो है वो इसी हफ्ते जो है वो टर्की से भी डेलीगेशन आ रहा है, अरब ममालिक का डेलीगेशन आ रहा है, ईरान से उनके वज़ीर ख़ारजा, तो ये बाहर से लोग आ रहे हैं। और उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये ऐसी हैं जो कि इस वक्त हो रही हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म, ठीक है। और इसमें आगे जाके कोई भी हुकूमत, किसी की भी हुकूमत आए तो इसमें गारंटी जो है वो ये है कि इसमें पाकिस्तान आर्मी गारंटी,
ठीक है ना। और ये बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लें इन प्रोजेक्ट से। मैं आपको ये सादा अल्फाज में ये बता दूं कि इन प्रोजेक्ट्स की रेकोटिक बिल्कुल वैसे है, ये सीपेक बिल्कुल वैसे है जैसे आपको न्यूक्लियर है। यानी ये आपके नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। यानी ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यानी जिनके उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी आप समझ लें कि जैसे आपकी हुकूमतें आने जाने से आपके न्यूक्लियर आगे बढ़ता है ना। न्यूक्लियर में तो आगे तो आपका जैसे वो एक होता है ना परमानेंट एक चीज है, एक मुस्तकिल हुकूमतें आ रही हैं जा रही हैं आ रही हैं जा रही हैं। मिसाइल प्रोग्राम तो आपका चल रहा है ना न्यूक्लियर, इसी तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, ये चीजें आगे चलती रहेंगी। इन्होंने रुकना नहीं क्योंकि रियासत गारंटर है, आर्मी चीफ, हुकूमत नहीं, रियासत, फौज, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, सिविलियन लीडरशिप चेंज होती रहेगी, आगे सब आगे पीछे, लेकिन ये रियासत ने बतौर एक प्रोजेक्ट इसको संभाल लिया, रियासत गारंटर है इसमें। अच्छा, और इसमें तेजी के साथ काम होना है। खास तौर पे ये जो चीज़ है ना, ये जो जैसे एग्रीकल्चर मैंने बात की, एग्रीकल्चर में से कई अंडे बच्चे निकलेंगे, इसी में से आईटी, फूड सिक्योरिटी कैसे होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे इसमें से हर चीज़ में से बहुत से रास्ते निकलेंगे, अपॉर्चुनिटीज। अब सीपेक लगा दिया, 5G आ गया, 6G आ गया, ये आ गया, वो मतलब रोजगार मिल गया, मतलब एक चीज में से कई हैं चीजें सारी, ठीक है ना। तो वो सबका जो है वो तेजी के साथ, मैंने कहा ना बतौर रियासत आपने आगे चुके जाने तेजी के साथ आईटी में, ठीक है। बहुत सारे हम बहुत सारी बातों पे तनकीद तो नहीं करते, एक तजिया करते हैं कि ये चीज़ ऐसी हो रही है, ऐसे हो रही है, और शायद वो जाके कभी कभी सही हो जाती है चीज़ सारी, कभी कभी गलत हो जाती है। इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, लेकिन ये देखें कि वो कई फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें उनके जो बच्चे हैं, बच्चों से मुराद मेरी उनकी यूथ है, ठीक है, यूथ भी है, और उनकी आप समझ लें कि ना सिर्फ यूथ बल्कि अब यूथ की पता नहीं क्या डेफिनेशन है, लेकिन ये कि उनकी प्रॉपर जो है ना आप समझ, मैंने 60s के अंदर भी ऐसे लोग देखे हैं, उनके 70s में भी, जो बहुत एक्टिव हैं आईटी में, बहुत एक्टिव हैं। बल्कि मैं आपको, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उनकी एक बड़ा एक उनका स्टार्टअप हुआ है। मैं आज से 1.5 साल पहले पिछले साल के शुरू में किसी कॉन्फ्रेंस में था, तो वहाँ पर मुझे उन्होंने गुरु ने कहा कि ये इंडिया से है, तो ज़रा आप पाकिस्तान से ज़रा क्रिटिकल एनालिसिस दे के बताओ कि ये चीज़ कैसे है। वो स्केलिंग की कंपनी है, ठीक है, ब्लॉकचेन में नाम ले, बड़ी 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 कंपनी। तो उनकी जो टीम थी वो गोरे थे, लड़कियां लड़के आए, तो मैंने कहा अच्छा देखा इसको, मैंने कहा तो बड़ा कमाल, जितना मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, तो मैंने कहा इसका कौन है, तो उन्होंने कहा कि, और वो परेशान कि हमारे जो सी वो इंडिया का है, तो ये उल्टा जवाब ना दे दे यहाँ से। तो मुझे जितना पता था मैंने कहा जी मुझे तो ये बड़ा कमाल लग रहा है, वो बाद में चल पड़ा बहुत उनको, उसके बाद वो एक होता ना कि आप, मैंने कहा जी तो बड़ी कमाल की चीज़ है, फिर थैंक्स की ईमेल आई वो। तो बात ये कि उनके जो बच्चे हैं, ये उनके जो वहाँ के लोग हैं, वो स्टार्टअप्स में उन्होंने, या जब कोविड आया हुआ था उन्होंने बहुत काम किया कोविड के दिनों में उनके, ये नहीं मैं कहूँगा सारे बच्चे, सारे उनकी यूथ ने किए, कोई तो गुलगोला पाड़े में, टिकटॉक में, यूट्यूब पर गाने सुनने में उनकी ज़िंदगी ऐसी में हो गई, लेकिन कुछ बच्चों ने बड़े वहाँ पे डेटा में और इसमें और उसमें बहुत आगे गए। एनीवे, तो यहाँ पर आपने दौड़ के जाना है, आप कहाँ ठीक गए हैं, आप स्ट्रेटेजिकली ठीक गए, इस बिल्कुल डॉट स्ट्रेटेजिक, जैसे आप कहें ना कि आइडियल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी होती है ना किसी मुल्क के पूरे रीजन में, तो पाकिस्तान है। अब आप कहेंगे ये मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात नहीं, ये छोड़ दें आप, अफगानिस्तान से ब्लास्ट हुआ है, अल्लाह ताला खैर करेगा, ये सब खत्म हो जाएगा, ये 14 टुक 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 टुक, लेकिन ये है कि ये अब आए दहशतगर्द हैं, उनके आइडियाज़ हैं, आप उनको 24 घंटों में तो 72 घंटों में तो तब्दील नहीं कर सकते, क्या उनको आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन ये है कि ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। हमने ख़त्म कर दिया है ना ये आप देखें ना, फिरका वाराना फसादात ख़त्म किए हमने, ख़त्म बिल्कुल ख़त्म, और इंशाल्लाह का शुक्र नहीं होते, और ऐसे उलमा आ गए हैं जो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, बिल्कुल ये बताते हैं कि ये इल्मी बहस है भाई, ये इस पे डिबेट करो, ठीक है ना, ये मारने मुरने का किस्सा नहीं है। तो ये जो है ना, ये वो है प्रोजेक्ट जो लंबे हैं, अब इस पे लोग इसको कोई जो संजीदा लोग हैं वो संजीदगी से ले रहे हैं, वो इन्वॉल्व हो भी चुके हैं, ये मैं आपको बताऊँ, संजीदा लोग इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं पाकिस्तान के कंपनीज और ये, और जो इसको स्टडी कर रहे हैं, और जो बाकी हैं वो साइड पे उनका वो तो संजीदा जो लोग हैं, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे बाकी, वो देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है।
और वो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, और जो नहीं हुए उनसे हदायत है कि फौरी तौर पे इन्वॉल्व हो जाएं, इनको पढ़ना शुरू करते हैं कम से कम ये क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कि डिटेल्स मंगवाएं, कुछ डाउनलोड करें, कुछ पढ़ें, समझें। इसके आने वाले अरसे में, जो मैंने उस दिन भी बात की थी कि दुनिया में बेशुमार लोग बेरोज़गार होने जा रहे हैं, बेशुमार लोग। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद बहुत सारे लोग बेकार होने जा रहे हैं, ख़ासतौर पे वो जो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं और जिनके पास कोई हुनर नहीं है। यानी आपने क्या किया हुआ है जी, मैंने पीएचडी की हुई है। अच्छा जी, पीएचडी की हुई है, ये आम जुमला है पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता ये और को मुल्कों में भी होगा। मेरे बच्चे ने जी एमए कर लिया है, इसको कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दें। अच्छा जी, कहाँ दिलवा दें? कहीं भी दिलवा दें, अच्छी सी नौकरी दिलवा दें, इसने एमए किया हुआ है। ओ भाई, अच्छा एमए किया हुआ तो क्या, मतलब एमए तो क्यों करना, स्किल क्या है? क्या खत लिख सकता है इंग्लिश में? इंग्लिश में खत लिख सकता है तो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि खत लिखने के लिए तो एआई आ गई है ना। क्या कर सकता है? मतलब तो हुनर, जो छोटे से छोटा हुनर, चाहे वो रोटी लगाना हो, चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे वो प्लम्बिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, उनका, या फिर वो हाईटेक पे चले जाएं आप, तो हुनर हाथ में है तो काम चलता रहेगा। डिग्रियां लेके खाली घूमते रहें, एक बेसिक आपकी होनी चाहिए आपके पास डिग्री, यानी कि बेसिक आपकी तालीम होनी चाहिए, लेकिन हुनर, दुनिया में हुनर की इस वक्त जरूरत है। डिग्रियां लेके घूम रहे हैं लोग और उसके ऊपर रोटियां जो है वो खरीद रहे हैं। तो ये डिग्रियों का, इसीलिए स्किल्स की तरफ दुनिया जा रही है। आप कर क्या सकते हैं, यानी पहले इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपसे वो कहते हैं कि अच्छा क्या कर सकते हैं, डिग्री बाद में आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसमें, इसके साथ अब आप जोड़ें दो चार और चीज़ों को। आखिरी हफ्ता, और आखिरी हफ्ते में कल परसों तरसों तक, मुझे नहीं पता कि ये उसमें जाएगा, कमेटियों में जाएगा, इलेक्शन कमीशन में जाएगा, जहाँ भी जाएगा, लेकिन बहरहाल एक इलेक्शन की तरफ मुल्क और केयर टेकर की तरफ जा रहा है। बाकी फ्रोई मामला आते हैं, बाकी मैन मेड क्राइसिस, उसने क्या किया, उसने उसको छेड़ा, उसने उसको बुरा कहा, अच्छा कहा, ये कहा, वो कहा। सर ये जो भी पार्टी आगे आए इक्तदार में, ये मंसूबे चलते रहेंगे क्योंकि इनकी गारंटी रियासत ने दी है। मैंने कहा ना, इसको कंपेयर कर लें आप न्यूक्लियर से किसी हद तक, ये मंसूबे उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका, ये क्योंकि ग्रोथ इसमें है ना, मईशत है तो सिक्योरिटी मईशत ऐसे है ना। और सिक्योरिटी किसकी? बच्चों की, लोगों की सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, घरों की सिक्योरिटी, ये कि ये उस छोटी बच्ची की सिक्योरिटी जिसको मारा है उस औरत ने, उसको भी तो सिक्योरिटी देनी है, अस्पतालों में इलाज, ये चीज़ें। तो उस वक्त जब खुशहाली आएगी, जो मैंने उस दिन भी बात की थी ना, कि इकोनॉमी आपकी जितनी मर्जी हो जाए, इंडिया की मैंने बात की थी, और मैंने एक बात, क्या आप वो जीडीपी के हवाले से नाप लें तो इतनी बड़ी वो फी कस आमदनी के नक लें तो लोगों वही गरीब बैठे हैं। तो आप वो पर कैपिटा के हिसाब से नापेंगे तो गुर्बत है। वो जीडीपी आप बना लें दुनिया की पहली बड़ी या दूसरी बड़ी इकोनॉमी, तो लोगों को क्या मिल रहा है, ये सवाल है, ठीक है ना। और हमारे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, लोगों तक इसका क्या, कितनी नौकरियां, कितने काम, कितनी उसके कब तक, एक एक टाइम के साथ आपने बिल्कुल चलना है और घड़ी के हिसाब से आपने रख के और तेज दौड़ना है। मैंने कहा 24 में से 36 घंटे। अब मैं आपको बताऊं, ये नाइजर को ले लें दोबारा, नाइजर का मैं जिक्र अब आपको आज बताता हूँ कि नाइजर का क्या मसला है। उस दिन आपको बताया ये नाइजर के अंदर की बगावतों में बटरफ्लाई इफेक्ट है, उसका असर पाकिस्तान पे होता है, पाकिस्तान पे होगा। अब और खुलती है चीज, और इसको खोलते हैं आज। नाइजर के अंदर ये जो उनका ब्लॉक है, जो मगरबी ममालिक का ब्लॉक, ठीक है ना, एकोवास की मीटिंग हुई। एकोवास की मीटिंग में जो मगरबी अफ्रीका के ममालिक हैं, ठीक है, जिसमें नाइजीरिया, नाइजीरिया जो कि बरतानिया के अंडर रहा है, जो कि उन्होंने नाइजर को कहा है कि जी आपके पास एक हफ्ता है, एक हफ्ते के अंदर आप हुकूमत छोड़ दें और बुजुआन को जो बरतरफ सदर से वापस ले आए, वरना फौजी कार्रवाई करेंगे। वहां पर उन्होंने फ्रेंच एम्बेसी पे अटैक किया, जो नाइजर में, और फ्रेंच एम्बेसी के बाहर उन्होंने फ्रांस के झंडे जला दिए और कहा है कि लीव फ्रांस, जाओ कॉलोनी यहाँ से निकले। अच्छा, अब वैगनर ग्रुप है कहीं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा। रशिया भी चुप है और चाइना भी चुप है, दोनों चुप हैं वो, लेकिन यहाँ से कह रहे कॉलोनी निकले, ये निकले, बेसिस खत्म करें उनको। अगर वो साहिल से निकल जाएंगे ना, अगर ये नाइजर से निकले तो ये चाड, माली वाली सारी जगहों से फारिग हो जाएंगे। अब जनाब किस्सा क्या आता है सामने कि राइटर्स की जो है, मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर उनके पास कुछ टाइम हो तो वो राइटर्स की स्टोरी पढ़ें, तो उससे अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर दूसरी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो बिलियंस की है,
वो है राइटर्स की स्टोरी नंबर 2, जो अब आवाज़ निकली है मगरबी मीडिया के से कि क्या मसला है, नाइजर की इंपॉर्टेंस क्या है। नाइजर जो है वो वहाँ पे चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। चाइना भी तो खामोश है वहाँ पे। अच्छा। चाइना खामोश है। चाइना ने नाइजर पे बहुत इन्वेस्टमेंट की है। चाइना ऑयल की वहाँ पे जो तेल के तेल के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं चाइना में। दूसरी बात यूरेनियम है बहुत ज़्यादा। अच्छा। ये यूरेनियम है। यूरेनियम ये सिर्फ न्यूक्लियर में नहीं यूज़ होती, ये यूरेनियम और जगह बहुत जगह यूज़ होती है। तो ये नाइजर में यूरेनियम के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो चाइना के पास हैं। ऑयल के सारे 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी चाइना बना रहा है। तो डॉक्टर चाइना का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं। उनकी चाइना की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि नाइजर के हालात को खामोशी से देख रहे हैं, बस इतनी बात की है। ठीक है ना। और उसके साथ ही जो ये जो 5th स्लाइड है कि नाइजर प्रेसिडेंट इन फाइन शेप, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट के, वो तास ने भी आज उनको उनके मत में फाइन शेप डिस्पाइट कैपिटिविटी इन कू एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव आउटकम आ जाएगा। लेकिन वो रशिया ने भी एक मोहतात बयान दिया है, हालांकि वैगनर ग्रुप वहाँ पे खड़ा है। डिप्लोमेसी है ना, सामने आप आ रहे हैं नहीं आ रहे। लेकिन असल जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि ये चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अमेरिका की नहीं, अमेरिका ने बेस ली हुई है। अमेरिका ने बेस ली हुई है, इन्वेस्टमेंट चाइना की है। और बिलियंस की 4 बिलियन की कोई इन्वेस्टमेंट हो चुकी है चाइना की। चाइना जो है सबसे ज्यादा पैसा वहां पे चाइना ने लगाया है। वहां पे एयरफील्ड्स और वहां पे माइनिंग और वहां पे पाइपलाइंस और ब्रिजेस और ये सारा। तो चाइना देख रहा है खामोशी से कि पूरे फड्डे में चाइना के सर पे वो बैठ गए आके, एयरबेस वो मिलिट्री बेस लेके बैठ गए। तो वो देख रहा है कि ये मूवमेंट कहाँ, क्योंकि जो सदर गए हैं वो भी चाइना के क्लोज, जो नई मिलिट्री लीडरशिप आई है वो तो होगी क्लोज, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका और फ्रांस लगे हुए। एनीवे, तो ये इंपॉर्टेंस होती है कि जो मैं कहता हूं बटरफ्लाई इफेक्ट। दूसरा जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है वो, अब देखिए ना CNN क्या खबर दे रहा है। ये पहली स्लाइड में हम जो करते हैं अंदाजा होता है कि ये नाइजर, और ये कि हमारा तुक्का भी थोड़ा सा कभी कभी ठीक हो जाता है। प्रो-कू प्रोटेस्टर्स इन नाइजर शाउट लॉन्ग लिव पुतिन। अच्छा जी, CNN लॉन्ग लिव पुतिन एज न्यू लीडर्स फेस कॉल्स टू सीट पावर। लॉन्ग लिव पुतिन के नारे लगे। देखें बात, और वो रशिया वो चुप है, वैगनर ग्रुप नाच रहा है। और ये CNN जी 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 जी। अच्छा, और जो नई वहां पे मिलिट्री लीडरशिप आई है वो कह रही है कि फ्रांस ने कहा है उनसे कि हमारे ऊपर अटैक करें। ये राइटर्स को मैं कोट कर रहा हूँ, 3rd स्लाइड। कोट इसलिए करना पड़ा, सेंसिटिव इशू है तो कहेंगे। अच्छा जी, नाइजर जनता सेज कि फ्रांस प्लानिंग स्ट्राइक्स टू फ्री आउट्स प्रेसिडेंट। अच्छा, ये चल रहा है, ये नाइजर, ठीक है। तो नाइजर के इश्यूज यहां आ गए। अब आप इसको ले जाएं और इसको लेकर आ जाएं कि ये बाकी क्या है। देखें, इंडियन मीडिया आज भरा हुआ है पाकिस्तान और चाइना के ऊपर, और मैं आपको एक अजीब और गरीब बात ही बताऊं, वो भरा हुआ है और मैं यहाँ पे उनके कोट भी नहीं करना चाह रहा। इतना नेगेटिव है। यानी चाइना को एक तो उनकी तरफ से बात की गई कि मणिपुर में चाइना इन्वॉल्व है, उन्होंने कहीं पाकिस्तान को भी खींच लिया, कह रहे हैं मणिपुर को कश्मीर बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, यार ये मतलब बिल्कुल एक अजीब सी नहीं होती, मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि एक मिनट ठहर जाओ यार, वहाँ पे मिति कौन है, किसके साथ मिजोरम क्या क्या बात कर रहे हैं, किसके साथ मिला रहे हैं। कह रहे एक वो किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। मैंने कहा फॉरेन पॉलिसी पे लड़ेंगे तो ये नुकसान होगा। और राइटर्स ने एक और खबर दी है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताऊँ। साउथ अफ्रीका में जो एक उनका बड़ा मीडिया ग्रुप है साउथ अफ्रीका का, वो उनका न्यूज़ 24 है। न्यूज़ 24 के नाम से उसमें उनके टीवी चैनल्स भी हैं साउथ अफ्रीका, उनका प्रेस भी छपता है, सब कुछ छपता है। उनका ये है जो 12वीं स्लाइड है ना, वो सिटी प्रेस उनका अखबार है। 70 सरबराहान मुमलिकत को ब्रिक्स की समिट में बुलाया, अभी हो रही है 24 अगस्त को, अभी 2 हफ्ते के। जी 70 मुल्क, 70 मुल्कों को बुलाया उन्होंने, वेस्टर्न लीडर्स एक्सक्लूडेड। जी सिटी प्रेस। अच्छा, और ये ब्रिक्स में बुलाया है। और साथ ही रॉयटर्स जो है आज ये खबर दे रहा है पूरी कि द ब्रिक्स आर बेटर ऑफ डिसबैंडिंग देन एक्सपेंडिंग। उसको बेहतर है कि खत्म कर दो, मार दो, जान से गला घोट दो ब्रिक्स का, बजाय इसके कि इसमें मजीद लोग लेकर आओ। जी ये रॉयटर्स भाई, ऐसा वो 40 कह रहे हैं, लेकिन वहां का उन्होंने इन्विटेशन भेजी है 70 को। मैं आपसे कह रहा हूँ 70 को इन्विटेशन भेज दी है, जिसमें पुतिन नहीं है, क्योंकि पुतिन पे तो वो वर्चुअल आएंगे ना, उनके वारंट्स वगैरह इशू है। यूएस से यूके इनवाइटेड नहीं है। नहीं, वो ब्रिक्स में चाइना है, चाइना और रशिया है, तो वो ये तो ब्रिक्स तो है ही पूरा का पूरा। और साथ ही छोटी सी खबर है चाइना दिल्ली की, और मैं उसको इतनी सी छोटी
एक लाइनर फेंक के आगे निकल जाते हैं। वो चाइना डेली खबर लगा रहा है, ये छोटी को कहते हैं छोटे को बहुत समझें। यूएई टू होल्ड एयर डिफेंस ट्रेनिंग इन शिनजियांग, ये पहली ट्रेनिंग हो रही है, ये फर्स्ट जॉइंट एयरफोर्स ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है यूएई और चाइना की। अच्छा। आज तक चाइना और यूएई की मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ उनका जो आपस में ताल्लुक रहा है वो रहा है मईशत के हवाले से। फर्स्ट टाइम अगर हम उसी को चाइना दिल्ली को दोबारा दिखाएं तो उसमें आपको पहली लाइन नजर आएगी, फर्स्ट एवर। इससे पहले जो शिनजियांग वही जो जहां पे मुसलमान आबादी ज्यादा है वहां पे हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, 2016 में वहां एससीओ की हुई थी, 2017 में वहां पर पाकिस्तान के साथ चाइना जी। अब यूएई चाइना में ये कौन सा चाइना जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि आपने खलीफा पोर्ट पे चाइना को भेज दी हुई, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर निकाली थी, ठीक है ना। जबूती के बाद दूसरी बेस यहाँ बन रही है, वो यूएई खामोश रहा था, यूएई ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था। यूएई अपनी पॉलिसियां इख्तियार कर रहा है, सऊदी अरेबिया ओपेक प्लस में यूक्रेन के ऊपर पीस टॉक्स होती हैं तो भी चाइना इन्वॉल्व होगा। ये इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप एक ब्लॉक से निकल रहे हैं, आप एक ये नया ब्लॉक है जिसका वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रेशर के बगैर ये ममालिक जो हैं अपनी पॉलिसीज बदल कर रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं। मैं उस बात को डिस्कस ही नहीं करना चाह रहा। इंडिया के जो संजीदा लोग हैं ना, सीरियस, वो इसको समझ रहे हैं चीज को, ठीक है ना। बेल्ट एंड रोड क्या है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, इसको ठंडा कैसे करना है। जो इंतहाई नॉन सीरियस लोग हैं ना, नॉन सीरियस, वो ये मणिपुर में मेतीज और कुकीज के, ओ भाई खुदा का वास्ता भाई, ये मैंने कल भी कहा था, ये चलता रहेगा इशू, ये चलेगा 100 साल चलता रहेगा, और इसको मजहबी रंग दिया गया, नहीं हल होते। वो मुझे बताइए स्कॉटलैंड और वहां पे हल हुए, बर्तानिया में, ये आयरलैंड में हल हुए, भाई ये नहीं हल होते। तारीखी ग्रज है, तारीखी ये नहीं, आजरबाईजान आर्मीनिया का हल हुआ है, नहीं हल होते। इनको आपने इतनी सारी जब कौमियतें और मज़ाहिब आपके मुल्क में रहते हो तो आपने तरीके से रखना होता है। उधर आपने गला खोड़ के इंटरनेट बंद कर दिया, अच्छा उधर तो कश्मीर था ना, कश्मीर चुप करके बैठ गया, पाकिस्तान भी चुप करके बैठ गया, ठीक है। यानी हमने भी वो उस तरह, लेकिन मसला ये है कि उधर क्रिश्चियन थे और कबाइल थे सर, वो असला लेके बाहर आ गए, उन्होंने भी मारा, इन्होंने भी मारा। अब यहाँ पर ये अगर इन्होंने तो पुरअमन एहतजाज किया था ना, पत्थर वत्थर मारते थे, इनको गिरफ्तार करके उठा के जेलों में बंद किया हुआ है, लेकिन आपके ख्याल से ये मसला इस तरह हल हो गया, ये मसला इस तरह से हल हो गया। वो बंदूकें लेकर सामने आ गए तो ये इशू उठ गया। कुकीज के पास भी वो कह रहे हैं म्यांमार से आता है, इधर से आता है, अब म्यांमार कुछ नहीं कह सकते, ना ना ना। यानी आप देखें म्यांमार को क्यों नहीं कुछ कह सकते, म्यांमार पे करें ना, ये हमला कर देना, म्यांमार से असला आ रहा है तो म्यांमार पे करें, म्यांमार से असला आ रहा है ना, खुद कह रहे हैं असला आ रहा है तो अटैक करें म्यांमार पे, जंग छेड़ दें म्यांमार से, ब्रेक एक ले लेते हैं, और बांग्लादेश से भी छेड़ दें, और थाईलैंड से भी छेड़ दें, वापस आके बात करेंगे। तो बात ये है कि उधर वो उधर पड़ा हुआ है, वो मसला वो कह रहे हैं, ओए मैं तो ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहा है इसको, क्योंकि उसकी वजह मैं इतने स्टूपिड उनके चंद लोग, कुछ लोग बहुत अक्सरियत 90% सीरियस ले रही है, 99% बल्कि, कि हमारा सोशल फैब्रिक खराब है, कबाइल को बिठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके बड़ा जबरदस्त रिमार्क्स दिए हैं उनके, सुप्रीम कोर्ट, हाँ वो बड़े वो करेंगे इसको, ठीक है, उस पर बात करते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, स्टुपिडिटी ऐसी आ जाती है बीच में, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, MQM मुतालबा कर रही है इस वक्त के नई मरदमशुमारी के बाद इंतखाबात हों, और दूसरा सवाल मेरा आपसे कि तहरीक इंसाफ के लिए क्या कोई अच्छी खबर है इंतखाबात से कबल? देखिए, एक तो ये है कि वो अच्छा मैं ये बात वाज़ेह करूँ कि जो इजलास हुआ था ना, जिस इजलास की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसमें ये दो बातें की गई थी, हाँ। कि इनकॉम्पिटेंस और एरोगेंस, ये वो अक्सर ये वो लोग, उनमें मेजॉरिटी जो PTI के जो लोग थे वो थे जिन्होंने सबसे पहले छलांग मारी और जो करप्शन केसेस में इन्वॉल्व, जो पार्टी छोड़ के जा चुके, जो मुखलिस थे वो नहीं है उसमें, वो नहीं थे जो तहरीक इंसाफ के मुखलिस लोग थे, वो कभी भी नहीं पार्टी छोड़ते, कोई पार्टी में। ये उनकी बात कर रहा हूँ, उनको शायद आदत लगी होगी कि पहले इस तरह काम होता, ये आप खुदा जाने, लेकिन ये बहरहाल एक बात हुई थी। अच्छा चलें जी, अच्छा वो यहाँ तक खींचने में कामयाब हो गए ना कि ये तो मुकदमात और नाहली इस दौर में नहीं हो सकी, अब केयर टेकर में क्या होता है वो आगे देखते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये मंसूबे हैं ना, इनको जरा दूसरे उसमें देखें। अच्छा MQM की जो बात है, मुझे नहीं पता उसका इलेक्शन उसके नतीजे में आगे होता है पीछे क्या होता है, लेकिन कोई भी किसी बड़ी अजीब सी बात लगती है ये
क्या पूछें कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है, कराची की आबादी कितनी है, तो वो पता चले कि जी 1 मिनट कोई कह रहा है पाकिस्तान की आबादी इतने करोड़ है, कोई कह रहा है नहीं यार उसमें मैं 2 करोड़ ऐड कर लेता हूँ, मेरा तो ख्याल है 2 करोड़ ज़्यादा है। 2 करोड़ ज़्यादा है, कोई कह रहा है नहीं 1 करोड़ ज़्यादा है, कोई अगर 22 करोड़ कह रहा है, 24 करोड़ कह रहा है, 25 करोड़। आप किसी मुल्क के अंदर कोई मंसूबा लॉन्ग टर्म बना सकते हैं जिस मुल्क के अंदर कोई आपको पॉपुलेशन का ही ना पता हो, आपको पता ही ना हो कि आपके मुल्क में 22 करोड़ लोग हैं या 24 करोड़ हैं। इन्हें कहते 22 करोड़, कहते नहीं नहीं मेरा ख्याल है ऐसा है कि 24 करोड़ लोग हैं सर। अरे यानी 2 करोड़ ऐसे ही मजाक अभी कैसे, कहाँ? तो वो आपकी, मुझे नहीं पता कि इलेक्शन से उसको मिलाना चाहिए कि, लेकिन आबादी का तो पता तो होना चाहिए ना हमें कि हमारी आबादी कितनी है। तो ये बड़ी बुनियादी बात है सर। तो अब इसके नतीजे में इलेक्शन पे क्या असर पड़ता है मुझे नहीं, लेकिन ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स आप लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ये देखें कि अब ये आने वाले दिनों में जाहिर है कि इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे ब्रिक्स समिट आ रही है, ब्रिक्स के अंदर 70 मुल्क, ब्रिक्स को राइटर्स कह रहे हैं कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ये एक्सपेंड होगा तो ज़्यादा, कई मुल्क ऐसे हैं जो कि इसमें शामिल होना चाह रहे हैं। इंडिया इसमें अनईजी फील कर रहा है, इंडिया ये एससीओ में भी अनईजी फील कर रहा है, जाहिर सी बात है उनका, और किसी किस्म की कोई बात मेरे नहीं ख्याल कि चाइना उनकी सुनेगा, और ना ही कुछ मामला ऐसे हैं जो पाकिस्तान बहुत बात सुनेगा उनकी, बहुत कुछ मामला है पाकिस्तान बिल्कुल बात नहीं सुनेगा जिनमें कश्मीर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो अब इशू ये है कि ये, बहुत शुक्रिया। अब आगे कैसे बढ़ा जाए, वो कई कुकीज के साथ, कभी मेतीस के साथ, कभी वो पता नहीं वो नागाज के साथ, वो भाई मसाइल का, अंदरूनी मसाइल का हल बहुत जरूरी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब, नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के दुआ के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।